माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, बच्चे बहुत सारे कमेंट किए थे सर बीपीएस 186 का आप प्लीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर अपलोड करो। ओके, बार बार कह रहे थे और आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आप लोगों को कितना सारा मैसेज इसने किया है और इसने प्रॉमिस भी करवाया। मैंने इसको प्रॉमिस भी किया कि मैं भेजूंगा, कल अपलोड करूंगा। ओके, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। आप लोग मैसेज खुद पढ़ सकते हैं और आप लोग देख लीजिए। और सारा पेज जो लिखा हूँ खुद से लिखा हूँ और सोच के लिखा हूँ। ओके, अपने माइंड से लिखा हूँ। तो इस तरह से मैं पूरी कंप्लीट नोट्स बनाया हूँ बीपीएस 186 का, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इस मकसद से यहाँ पे आए हो कि यहाँ पे मैं फ्री नोट्स ले लूंगा, फ्री में हमको नोट्स मिलेगा, नोट्स ले लूंगा और चल दूंगा, भैया आप गलत जगह आए हो। अगर ये सोच से आप आए हो तो आप अभी वीडियो को रोक के जा सकते हैं। ओके, उसके बाद बात ये करते हैं कि पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेंगे। पीडीएफ मैं दूंगा, फ्री दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं वीडियो के किस जगह बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अंतिम में बताऊंगा, ये मिड में बताऊंगा, कब बताऊंगा ये कहना कठिन है। बट वीडियो को वॉच करो, समझो। आपको एग्जाम सिर्फ पास नहीं करना है, आपको समझना भी है। आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज भी ग्रहण करो, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो। और मैंने इस नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि अगर बच्चे बिना पढ़े, बिना समझे, इस वीडियो को समझे, अगर नोट्स को देखेगा तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन वही आधा उधरा ज्ञान जानते हो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए ज्ञान को पूरी तरह से हासिल करना चाहिए। आपका कोई डाउट रहे ना, ये होता है ज्ञान। सो आपको समझना चाहिए, एग्जाम है भैया, एग्जाम में भी तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ लिया करो। एग्जाम में ईमानदारी से पढ़ो, समझो। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा अच्छा से समझा के, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू अच्छा से समझाऊंगा, फिर मैं आपको फ्री में ये पीडीएफ दूंगा। अब कब दूंगा, कैसे दूंगा, ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, एक भी रुपया मैं नहीं ले रहा हूँ उससे। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, इतना भी बता दिया। बट ये मैं आपको बता दिया ना, टेलीग्राम में मिलेगा, इसका भी कुछ रूल है। चलिए, ये आप लोग देखिए, ये आपका क्या क्वेश्चन है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन दिया था आपको, पहले अपलोड भी किया था ये क्वेश्चन। ओके, तो इसी क्वेश्चन के अनुसार, इसी प्रश्न के अनुसार मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, आंसर तैयार किया। ओके, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका ही कोड है बीपीएस 186, तनाव और समय प्रबंधन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इनका आंसर है, इसी क्वेश्चन का आंसर है जो आपको मैंने बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको समझिए। ये नहीं कि हम इसको एकदम स्किप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बताइए कितना मेहनत से मैंने आप लोगों को बताया। मैंने इससे लिखा कि बच्चों पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से समझते हैं, मेरे वीडियो के थ्रू समझते हैं, आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में आप चेक करेंगे, ओके, एक बार रिवाइज करेंगे, काफी है। चलिए, तो तनाव के प्रमुख दृष्टिकोणों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए आंसर है, तनाव एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो मनुष्य को हर समय कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे मनुष्य के सिर में हमेशा जोर जोर से दर्द होती रहती है। तनाव तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ता जब तक उस कार्य को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देते तनाव जिस कार्य से हमें तनाव हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, तनाव आजकल किसको नहीं, हर किसी को तनाव है। तनाव मतलब टेंशन, चिंता, तो चिंता और टेंशन को हम लोग तनाव कहते हैं। ओके, तो इसमें मैंने अपने ऐसे शब्दों का यूज किया है जैसे आपको एक बार पढ़ के आराम से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, ऐसे शब्दों का यूज किया। तो आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, बस आपको अच्छा से पढ़ना है, समझ में आने लगेगा तो मजा आएगा है। तो टेंशन क्या, आप लोग को समझ में आ गया, जब शरीर में दर्द होती है, जब किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक सोचने लगते हैं, दिमाग काम करना बंद करता है, मतलब क्या करूं ना करूं ऐसा होता है, तभी हमको क्या होता है, तनाव होने लगता है। तब हम कह सकते हैं वो टेंशन है, वो तनाव है, वो चिंता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है, तनाव कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बहुत ही खतरनाक भी होता है। ओके, तनाव सिर्फ अच्छा ही नहीं, सिर्फ खराब ही नहीं, अच्छा भी होता है, बट कभी कभी ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तनाव। और तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण की बात करें तो तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण की
ये जो दृष्टिकोण है, ये फर्स्ट है आपका जैविक दृष्टिकोण, सेकंड आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, थर्ड आपका सामाजिक दृष्टिकोण और फोर आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ओके, अब देखिए हम लोग एक एक करके थोड़ा समझते भी हैं कि दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण क्या है, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, या व्यक्तिगत दृष्टिकोण है क्या। तो पहला है आपका जैविक दृष्टिकोण। यहाँ पे देखिए जैविक दृष्टिकोण, यहाँ पे पढ़िए आप लोग, है ना। जैविक दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण तनाव को शरीर की आंतरिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है और इसमें हार्मोनल बदलाव, तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन होता रहता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपका जैविक दृष्टिकोण होता है। एक बार अच्छा से रिवाइज करेंगे, समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है नेक्स्ट? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंडरस्टैंड क्या है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझिए इसे भी। देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तनाव को एक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों के रूप में देखता है, जिसमें चिंता और क्रोध भी होने लगती है ना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में अधिक से अधिक चिंता होती है और क्रोध भी होने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक दृष्टिकोण। भैया सामाजिक दृष्टिकोण तनाव को सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों के कारण होने वाले तनाव के रूप में देखते हैं। संबंधी समझते हो, रिश्तेदार, रिलेशन जो आपके हैं, जान पहचान है ना, ऐसे लोग हैं जान पहचान जो आपको तनाव दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आपको झगड़ा झंझट हो रहा है ना। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी बातें लगी होती है, आपस में झगड़ा होता है, समाज से झगड़ा होता है, ठीक है, गांव समाज में अपने अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होने लगता है, तो ये आपका सामाजिक दृष्टिकोण में आ जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण। ये क्या होता है देखो, व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या था समझो। व्यक्तिगत दृष्टिकोण तनाव को व्यक्तिगत कारकों के कारण होने वाले तनाव के रूप में देखता है। तो व्यक्तिगत कारणों के, समझो व्यक्तिगत मतलब उस मनुष्य के जो जिस मनुष्य में तनाव हुआ है, उस मनुष्य के ही बारे में बात हो रहा है। ये नहीं कि व्यक्तिगत तनाव में हर कोई नहीं आ जाएगा। व्यक्तिगत एक पर्सनल आपका मामला होता है, ठीक है, पर्सनल इसमें तनाव होता है। इसमें देख सकते हो, ये तनाव व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आप क्या कह सकते हैं, इसमें काम भी आ सकता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य आ सकता है, और घर को मान सकते हैं, घर का टेंशन उसको अकेला में ये होने लगता है। ओके, तो इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण, इसमें हम लोग आते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण में। इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट नंबर क्लियर होता है अभी। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक मूल्यांकन की अवधारणा की जांच की। यही क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। ओके, सो देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक का अलग ही प्रकार की एक घटना है, जिसमें विभिन्न मानव प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें सीखने, समझने, सोचने और याद करने की भी प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। यह ध्यान केंद्रित करने, स्मृति, निर्णय लेने और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस तनाव के कारण अधिक चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है, नकारात्मक विचार भी आने लगता है। ओके, तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक मूल्यांकन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अधिक चिंता होना, कोई निर्णय लेने में परेशानी होना, मन में नकारात्मक विचार आना, जब ऐसा होने लगता है, जब ऐसा होने लगे, मनुष्य को पर्याप्त नींद लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पर्याप्त नींद लेना चाहिए। ओके, अपने माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ और हम सफर के साथ, मतलब जीएफ हो, बीएफ हो, ना पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहे, इस तरह से खुशी खुशी समय व्यतीत उसे करना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, तनाव के प्रमुख परिणाम क्या है? क्या है तनाव के परिणाम? क्या क्या होते हैं तनाव? तनाव को मैंने आपको पहले ही बताया, तनाव एक टेंशन है, एक चिंता है। तो ये चिंता के परिणाम क्या है? तनाव के क्या प्रमुख परिणाम हो सकते हैं क्या? ओके, आगे देखिए, यहाँ समझिए, तनाव अच्छे भी होते हैं, तनाव के अच्छे भी परिणाम होते हैं। जैसे मान के चलिए, तो बात बताओ कि अगर आपके एग्जाम है ना, अगर आपके एग्जाम है और आप एग्जाम में पढ़ाई कुछ भी नहीं, साल भर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, आपकी एग्जाम है, साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा, और अब आप एग्जाम देने मतलब कल परसों, है ना, 4-5 दिन में आपका एग्जाम है, कल परसों तक एग्जाम है, ऐसे सोचो 4-5 दिन में आपका एग्जाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक टेंशन होने लगती है। ठीक है, टेंशन होने लगती है, भैया कैसे एग्जाम दूं, क्या दूं, क्या क्वेश्चन आएगा, इतना कम समय में कैसे तैयारी करूं। भले कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये टेंशन अगर स्टार्टिंग में ले लेते, क्या लेते टेंशन स्टार्टिंग में, कि मुझे पढ़ना है, शुरू से ही जब स्टार्टअप हुआ था, जब आपने एडमिशन करवाया था, उसके बाद आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते,
तो ये चिंता रखते कि हाँ भाई हमको पढ़ना है, समय को बर्बाद नहीं करना, मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने की चिंता रखते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, ये एक अच्छा तनाव होता है। ये तनाव से आप हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, हमेशा अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, कुछ करने का आपके लाइफ में कुछ करना है, कोई सपना देखे हैं आप, उसको पूरा करने के लिए आप टेंशन ले रहे हैं, तो इस तरह से ये सब जो तनाव होता है ये अच्छा तनाव होता है। अंडरस्टैंड। अगर देखो इसी जगह और एक एग्जांपल देता हूँ, इसी जगह मान लो आपने कहीं क्या कहते हैं, ये ले लिया है, 2 लाख आप उठा लियो ना, कर्ज ले लियो कहीं, ठीक है, बैंक से कर्ज ले लियो, या फिर आप कोई लोन पे ईएमआई पे मोबाइल ले लियो, सपोज मान लो मोबाइल ले लियो, आपने मोबाइल लिया 50,000 का, ठीक है, तो 50,000 का मोबाइल लिया और आप उसको दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, मतलब समय समय पर उसमें लगता है जो भी ईएमआई, तो आप दे रहे हो, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है ना जब आप दे नहीं पाते हो, मतलब आपका पैसा नहीं आता है, आपका काम काज रुक जाता है, तो दे नहीं पाते हो, वो लोग आते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, इस तरह से टेंशन होने लगती है, बहुत टेंशन होती है, क्या करूँ ना करूँ। तो भैया ये तो छोटी मोटी बात है, जो बड़े बड़े कर्ज लिए हैं, जो दे ही नहीं पाते हैं, जो कहीं और रहते हैं, ठीक है, उसके वजह से वहां पे लोग आके बैठ उसको गाली देते हैं, गलौज करते हैं, तो ये बहुत बड़ा टेंशन का होता है। कई कई लोग ये कर्ज की वजह से, इस कर्ज के टेंशन की वजह से अपना खुद का जीवन हत्या कर लेता है ना। बहुत सारे न्यूज से पड़े हो गए ना, पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है टेंशन से, कर्ज का सोचता है कर्ज तो अदा कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा हम खत्म नहीं हो जाते, ऐसा होने लगता है। ये टेंशन के बहुत खतरनाक प्रभाव है। चलिए हम लोग आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो उस समय सबसे अधिक असर हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसके वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं और कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। इस समय हमें थकान, सिर दर्द, नींद की समस्या और मांसपेशियों में दर्द और हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है ना, ऐसा होने लगता है। तो तनाव के प्रमुख परिणाम की बात किया जाए, तनाव के 4 प्रमुख परिणाम है हमारी नजर में। तो वो पहला यह कि शारीरिक प्रभाव होते हैं, दूसरा मानसिक प्रभाव, तीसरा भावनात्मक प्रभाव और चौथा व्यवहारिक प्रभाव। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपको अलग अलग स्टेप लिखना है, क्योंकि आपको 2 पेज लिखना होगा, 10 मार्क्स का एग्जाम होगा ना, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, छोटे भी पूछे जाएंगे, बट 10 मार्क्स का ये एवरेज लेके चलो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछाएंगे, 2 पेज आपको लिखना होगा। ओके, 2 से ढाई पेज, लेकिन 2 पेज लिखना होगा ही। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पॉइंट बनाएंगे, जैसे ये आप मैं आपको समझाता हूँ शारीरिक प्रभाव, तो शारीरिक प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि आप लिख पाए। समझ लो ना, अपने मन से बहुत सारा पेज, जितना पेज आपको लिखने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, उतना पेज आप लिख सकते हो, जो आपका वर्ड्स लिमिट है उतना आप कर सकते हो, डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए थोड़ा मैं समझाता हूँ ये सब परिणाम क्या होते हैं। देखिए, शारीरिक प्रभाव तब होने लगता है, तब होता है जब थकान महसूस होता है, जब सिर दर्द होने लगती है, नींद की समस्या आने लगता है, तो तब हमें शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, इससे शारीरिक प्रभाव होता है। दूसरा है आपका क्या, मानसिक प्रभाव। तो मानसिक प्रभाव क्या, जब निर्णय कोई भी निर्णय आप लेते हैं, उस निर्णय लेने में कठिनाई होने लगती है, कोई भी भ्रम पैदा होने लगता है, डर लगने लगता है, तो मानसिक प्रभाव में आते हैं। तीसरा है भावनात्मक प्रभाव। तो जैसे भावनात्मक प्रभाव क्या होता है, जिसमें घबराहट होता है, क्रोध आने लगता है, हताश, चिड़चिड़ापन, बेचैनी होने लगता है, तो ये भावनात्मक प्रभाव में आते हैं। चौथा है आपका व्यवहारिक प्रभाव। तो इसमें क्या, जिसमें धूम्रपान करना, ये व्यवहारिक प्रभाव है। शराब पीना एक व्यवहार पर डिपेंड करता है। रोना, चिल्लाना, दोष देना, पागल जैसी हरकत करना, ये सब क्या होता है, व्यवहारिक प्रभाव होता है। अंडरस्टैंड। आगे हम लोग समझते हैं, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो 4, देखो क्या है, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए। चलिए इसको भी समझते हैं। समय प्रबंधन थोड़ा समझिए। समय प्रबंधन जो समय का बचाव करता है, समय का सही से उपयोग करता है, समय का सदउपयोग करता है, समय को सही से यूज करके कुछ लाइफ में करने का कोशिश करता है, तो ये आपका क्या होता है, जो समय को बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करता है, तो ये क्या होता है, आपका समय प्रबंधन होता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको समझते हैं। मजा आ रहा है ना, जरूर कमेंट करना, मजा आ रहा है तो कमेंट करना, अच्छा अच्छा कमेंट करना। आप लोग, आपका कमेंट देख के बहुत मजा आता है ना, आप सब कमेंट कीजिए, अच्छा अच्छा मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा बहुत ही आसानी से, टेलीग्राम में तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बट इसमें एक पासवर्ड लगा होगा। क्या लगा होगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड का आपको बताऊंगा, पासवर्ड कहाँ मिलेगा। चलिए समझते हैं। समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों को जानने से पहले हम यह समझेंगे कि समय प्रबंधन क्या होता है। जब हम कोई भी कार्य सही समय पर, ओके,
सही समय पर बिना समय की बर्बादी किए करते हैं, और जिसकी वजह से अधिक लाभ हो सकता है, ताकि हमें कोई तनाव से ना गुजरना पड़े। इसी क्रिया को हम लोग समय प्रबंधन कहते हैं। समय प्रबंधन मैंने आपको समझा भी दिया था। और दूसरा क्या है, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीके। तो पहला तरीका क्या है भैया, ये है कि अच्छी योजना बनाएं। दूसरा, प्राथमिकता दें, समय को प्राथमिकता दें, है ना। समय सीमा निर्धारित करें कि कितने बजे क्या करना है, एक रूल बनाए, है ना, ये रूटीन बनाए, कितना समय में ये करना है। उसके बाद कार्यों को छोटे चरणों में, छोटे छोटे मतलब तोड़ तोड़ के विभाजित करने, इतना बजे ये करना है, उतना बजे ये करना है ना, इतना देर में ये याद करना है, छोटा छोटा करके, ये नहीं कि पूरा भर लेते हैं एक बार में, है ना, 10 पेज ले लेते हैं याद करने के लिए। ओके। अगला क्या है, नकारात्मक सोच से बचे। जो नेगेटिविटी जो सोचते हैं ना, अगल बगल के जो, अधिकतर लोग आजकल नेगेटिव सोचते हैं ना, नेगेटिव जो होता है वो मनुष्य को हमेशा पीछे नीचे की ओर ले जाता है, हमेशा नीचे गिराता है। कभी नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच हमेशा कभी भी ऊपर नहीं उठाएगा, हमेशा आपको नीचे दिखाएगा, नीचे भेजेगा। ठीक है, ऐसे जगह में लेकर जाएगा जहां आप हमेशा सबके नजरों में गिरोगे। तो इसलिए नकारात्मक मत सोचो, है ना, हमेशा अच्छा सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो, सकारात्मक सोचो। आगे क्या है आपका, हमेशा सकारात्मक रखें सोच, है ना, सकारात्मक रखें अपनी सोच को। और समय प्रबंधन की एक अच्छी आदत बनाएं। समय प्रबंधन मतलब समय को बचाने का, समय का सही उपयोग करने का, ये सब चीज का क्या करना है, आदत बनाएं। चलिए, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तनाव की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जब, अब देखो इसमें वही बात है, तनाव के मतलब आपको समझाया भी था तनाव, और इसके प्रकृति के बारे में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूँ फिर से। देखो, जब हम कोई ऐसे कार्य करते हैं, समझिए, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जब हम कोई ऐसे कार्य कर लेते हैं या सोच लेते हैं जो सही समय में पूर्ण नहीं हो पाता, तो हमें बहुत अधिक चिंता होने लगती है। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा, क्या ऐसा करूं और क्या ना करूं। ये अपने देखो, ये सब जो मैंने बनाया अपने सोच के बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए ना। इसी तरह सवाल हमारे मस्तिष्क में चलने लगती है, जिससे हमारे सिर में दर्द होने लगती है, और इसी को हम सब अपनी भाषा में टेंशन भी कहते हैं, और टेंशन को ही हिंदी में तनाव कहा जाता है। ओके। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार बात करते हैं तनाव की प्रकृति का। तो तनाव एक ऐसी मानवीय प्रतिक्रिया है जो जीवन में प्रत्येक मनुष्य के साथ घटता है, चाहे वो मनुष्य अमीर हो या फिर गरीब। चलिए हम लोग देखते हैं तनाव की प्रकृति। ठीक है, तनाव की प्रकृति में यहाँ पे आप चाहेंगे तो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। अगर 2 पेज आपको लिखना है, थोड़ा सा और भी अपने माइंड में जोड़ सकते हैं। जैसे तनाव की प्रतिक्रिया, इसे एक पॉइंट बना लीजिए। द्विंद, तनाव में द्विंद, ये दूसरा पॉइंट। सकारात्मक और नकारात्मक तनाव में दो तनाव में दो इफेक्ट देखने को मिलता है, दो प्रभाव देखने को मिलता है, सकारात्मक और नकारात्मक। और तीसरा, इनके इनके लक्षण भी होते हैं, कारण भी होते हैं, है ना, तनाव का प्रबंधन भी होता है। ये सब तनाव की प्रकृति में आता है। ओके, इसका अलग अलग आप स्टेप बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यस्थल में प्रमुख विकर्षण क्या है। चलिए समझते हैं। कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कार्यस्थल आखिर होता क्या है। देखिए, कार्यस्थल वही ना होता है जहाँ हम लोग कोई कार्य करते हैं, जहाँ हम लोग कोई कार्य करते हैं, जो वो पढ़ने का, खेलने का, है ना, जाने का, आने का, क्या कहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे दुनिया में एक से हजारों कार्य है। सो यहाँ पे समझते हैं हमने क्या लिखा है कि कार्यस्थल वो होता है, समझिए क्या है कार्यस्थल। तो कार्यस्थल वो होता है जहाँ हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य कुछ भी हो सकता है। कार्यस्थल वह कार्यस्थल एक घर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, खेल का मैदान भी हो सकता है, आदि अलग अलग प्रकार के स्थल, है ना, कार्यस्थल हो सकते हैं। अगला है कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण क्या है। विकर्षण मतलब कि कार्यस्थल में ऐसा काम, जो कोई काम हम करते हैं उसमें से कोई ऐसा होता है ना जो आपको डिस्टर्ब करता है काम करने में, क्या, वही विकर्षण है। ठीक है, वही विकर्षण समझिए। जैसे शोर आना, जब शोर आता है तो आप काम करने में मजा आता है, नहीं आता ना, हल्ला होता है तो मजा नहीं आता है ना। दूसरा क्या है, कार्यस्थल में व्यवधान। और तीसरा क्या है, सोशल मीडिया का उपयोग। देखो यहाँ पे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। देखो हम लोग इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, है ना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप सॉरी क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब में भी स्क्रॉलिंग करते हैं, है ना, फेसबुक में स्क्रॉलिंग करते हैं, एकदम खूब मजे ले रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, इंस्टा में फेसबुक में मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो आ रहा है, स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, मजा आते जा रहा है, और देखने का मन कर रहा है, हंस रहे हैं, खेल, मतलब इसमें फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई काम का कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो क्या बात है, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं ये सब चीज में।
समझ में आ गया? तो ये सब फालतू काम नहीं करना है, सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम का बर्बादी नहीं करना है। और ईमेल सोचना है, ईमेल में मतलब कि किसी को भेजना, चैटिंग वेटिंग करना इसी में आ जाता है। व्यक्तिगत बात का यहाँ देखो, व्यक्तिगत बात में क्या आ जाता है कि किसी के पास जीएफ है, किसी के पास बीएफ है, या कोई दोस्त यार के साथ क्या करते हैं, एकदम घंटों घंटों लग रहे हैं, लगे हैं भैया, मजे ले रहे हैं, खूब ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं खूब। तो ये सब टाइम की बर्बादी है भैया, कुछ करो लाइफ में, कुछ करो, तब ये सब है ना। तो यही बात कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे, अगला है तनाव के हानिकारक परिणाम हमारे शरीर। फिर से पढ़ो, तनाव के हानिकारक परिणाम। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है तनाव के हानिकारक परिणाम, तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली पर देखे जा सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका चर्चा करते हैं, हानिकारक परिणाम क्या दिखाई देते हैं हमारे शरीर पे। चलिए देखिए, इस प्रश्न की मदद से हम लोग समझेंगे कि तनाव हमारे, देखो अपने माइंड से बनाने की कोशिश करो आंसर को। समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है, कोई भी क्वेश्चन को बड़े से बड़े आंसर बनाना है ना, अपने दिमाग में सोच सोच के बनाइए एकदम। ये नहीं कि किसी बुक का एकदम आंसर देख ले, छाप रहे हैं, पकड़ के छाप रहे हैं। हमको जो आंसर यहाँ पर लिखे हैं क्या, तो इसी को देख के खाली छाप देना, पकड़ के कॉपी कर देना नहीं। आपको समझना है और अपने तरीके से लिखना है। यही कहता है, जो बच्चे अपने तरीके से लिखते हैं उसी का अच्छा मार्क्स आता है, उसी का अच्छा स्कोर आता है। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए इस प्रश्न की मदद से हम लोग समझेंगे कि तनाव हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक है। अत्यधिक तनाव लेने से हमारे शरीर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, है ना। तनाव जब आता है, तनाव में ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, जब हम सोच नहीं सकते थे ऐसा होगा, ऐसा होने लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, इसमें मैं अपना विचार रखा हूँ, ठीक है, समझ लेना। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप गौर कीजिएगा कि जब तनाव होने से पहले हम बहुत खुश होते हैं, हमें यह अच्छा लगता है ना, हमें यह लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सोच, हम जैसा सोचते हैं उसके विपरीत जैसे ही घटना घटने लगती है, तब हम परेशान होने लगते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, और हमारे सारी खुशी जो है कि वो क्या होने लगती है, वो गायब से हो जाती है। और फिर अत्यधिक तनाव होने लगता है। इस तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली में देखी जाने लगती है ना। तनाव का लगातार संपर्क से हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याएं और प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के साथ साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने लगती है। इससे कभी कभी हार्ट अटैक होने की भी खतरा हो जाती है। अंडरस्टैंड? आगे आपका है, चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देख लो क्या है। तनाव के प्रमुख स्रोत क्या है? ओके, तनाव का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर देखिए, आंसर आपका देखो, तनाव के स्रोत का मतलब यह है कि आखिर ये तनाव आते कहाँ हैं, है ना, आते कहाँ से हैं। देखो तनाव के स्रोत, तनाव का स्रोत मतलब जिस चीज से तनाव आता है, जिस चीज से तनाव उत्पन्न होता है, वही तो तनाव का स्रोत होता है। तो वही पूछ रहा है भैया। चलिए, हमें जो तनाव होता है, उसका केंद्र कहाँ होता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है वही तनाव का स्रोत कहलाता। देखो जिससे तनाव उत्पन्न होता है वही तनाव का स्रोत कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए आप इसमें स्टेप बना सकते हैं। तनाव के प्रमुख स्रोत, पहला क्या है भैया, इसको आप लोग अलग अलग स्टेप बना के लिख सकते हैं, है ना। तो अगर पेज को अधिक पढ़ाना है तो अपने माइंड से सोच सोच के, काम का तनाव भी हो सकता है, वो पारिवारिक तनाव भी हो सकता है, वित्तीय तनाव भी हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी तनाव भी हो सकता है, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का तनाव भी हो सकता है, और सामाजिक दबाव का तनाव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से तनाव का स्रोत, यहाँ से तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए, इसका अलग अलग स्टेप बना के लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की जांच कीजिए। आंसर क्या है भैया, देखिए आंसर देखिए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभाव की जांच कीजिए। आंसर देखिए, मैं बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा कि पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, पासवर्ड कैसे मिलेगा बताऊंगा। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं: पाचन तंत्र, नींद की समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, वजन बढ़ना या घटना, सिर में दर्द होना,
त्वचा का सूख जाना, बाल का झड़ना और पकना आदि, ये क्या है भैया? ये शारीरिक स्वास्थ्य पे होने वाले तनाव के प्रभावों की जांच ये है ना? तो देखो ये जो मैंने लिखा है ना बहुत कम शब्दों में दिया है, तो यहाँ पे ना आप बड़ा लिखने के लिए करेंगे क्या भैया? बड़ा लिखने के लिए आप क्या करेंगे? इसको अलग स्टेप बनाएंगे, इसको अलग स्टेप बनाएंगे, इसको अलग स्टेप बनाएंगे, अलग अलग स्टेप बनाएंगे। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया है कि आप बड़े से बड़े आंसर कैसे लिख सकते हैं। ओके, समझाया ये सब देखिएगा, वो देख लीजिएगा वो वीडियो आप लोग। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तिगत नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय समय की बर्बादी करने वालों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत नियंत्रणीय समय की बर्बादी से जो लोग समय का सही उपयोग, पहले हम लोग किस चीज का चर्चा करते हैं? पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्यक्तिगत नियंत्रणीय क्या नियंत्रणीय, पहले हम लोग क्या समझे यहाँ देखो, पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिगत नियंत्रणीय समय की बर्बादी क्या है, तब समझेंगे व्यक्तिगत अनियंत्रणीय समय की बर्बादी समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? व्यक्तिगत नियंत्रणीय क्या होता है, और दूसरा समझेंगे व्यक्तिगत अनियंत्रणीय। अंडरस्टैंड? वही है। चलो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं व्यक्तिगत नियंत्रणीय समय की बर्बादी से जो लोग समय का सही उपयोग करता है, यानी कि हर समय हर काम को समय के रहते कर लेता है, ताकि उसे आने वाले समय में कोई भी तनाव का सामना ना करना पड़े, कोई तनाव ना हो। ऐसे लोग समय की बर्बादी नहीं करते, समय की बर्बादी नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते। और यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, समय बर्बाद नहीं करते और समय का सदुपयोग करते हैं। इस तरह से समय व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। जब समय व्यक्ति के नियंत्रण में होता है ना, तो फिर वही नियंत्रणीय आपका कहलाएगा। समय की, है ना, वो नियंत्रणीय समय की बर्बादी कहलाएगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो हम ये बोल रहे थे, हाँ चलो अच्छा आगे पढ़ना है। और वो जो चाहे वो कर सकता है, जो समय का नियंत्रण करेगा, जो समय का पालन करेगा, वो जो चाहे लाइफ में वो कर सकता है कि नहीं। चलो आगे समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अनियंत्रित समय की बर्बादी को सही से समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ से समझते हैं। हाँ, अब हम लोग चर्चा करते हैं अनियंत्रणीय समय की बर्बादी के विषय पर। अनियंत्रित समय की बर्बादी के विषय पर जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, दिन भर कभी सोशल मीडिया में, कभी दोस्तों के साथ, कभी फालतू कामों में बिना सोचे समझे कुछ भी उटपटांग काम करने लगते हैं, है ना, अधिक से अधिक सोने में समय को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, है ना। ऐसे लोग कभी जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनियंत्रणीय समय की बर्बादी। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, 14 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तनाव के स्वरूप और लक्षणों की चर्चा कीजिए। क्या होता है तनाव के स्वरूप, है ना? भाई वही सब बात बार बार घुमा के फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो तनाव के स्वरूप की बात करें तो तनाव एक सामान्य मानव अनुभव है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होता है। तनाव का जीवन में विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें व्यवहार, विचार, अनुभूति, भावनाओं के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी प्रभाव देखने को मिलते हैं तनाव से। तनाव की चर्चा मैंने पिछले तनाव की चर्चा मैंने कहा देखो, तनाव की चर्चा मैंने पिछले भी प्रश्न में किया था। तो चलिए अब हम लोग इनके लक्षण को देखते हैं। तो तनाव के बारे में तभी से बता ही रहा हूँ ना, बार बार देखो ना, बता रहा हूँ ना। तो तनाव के लक्षण देखो, वो व्यवहारिक लक्षण होंगे, मैंने कितना बार समझाया। व्यवहारिक लक्षण, संज्ञानात्मक लक्षण, भावनात्मक लक्षण और शारीरिक लक्षण, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए अगला आपका क्या है स्टूडेंट? अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन तकनीक, है ना, तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण कीजिए। ओके, चलिए आंसर देखिए। देखिए ये जो आपको पीडीएफ लेना है ना, पीडीएफ तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगेगा वो पासवर्ड के लिए आप आएंगे किसमें? वो आएंगे आप इंस्टा में मैसेज करेंगे, सर प्लीज गिव मी पासवर्ड, है ना, तो वहां पे मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा।
ओके, क्योंकि पासवर्ड लगा दो। मैं देखो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा स्टूडेंट ये ले। जो बच्चे मेरे वीडियो को देखे हैं, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं पूरा वीडियो को, उसे ये मिलना चाहिए ना कि बहुत मेहनत लगा है, पता है, बहुत मेहनत लगा है ना। क्या कहते, देखो हम कोई बड़े आदमी नहीं है, मेरे पास अपार धन नहीं है कि नहीं। पेज लगा, लिखने में समय लगा। आप चाहे तो खुद से लिख सकते हैं। खुद से लिखने में देखो दिमाग, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा एक टीचर के जरिए अलग बात होता है। ओके, ये मैंने सोच के बनाया, लेकिन सोचेंगे क्या है ना, पीडीएफ से बार बार फटाफट देख के खुद से कोई लिख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत लगती है। आप तो लिख के लेंगे, लेकिन समझने में समझ के नहीं लिख पाएंगे ना, कुछ भी अगर लिखेंगे तो। यही बात है, थोड़ा समझ लिए, वीडियो अच्छा हुआ है ना, अच्छी बात है ये। चलिए, यही बात है ना, आपको इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, इंस्टा में, कि सर मुझे पीडीएफ का पासवर्ड दे दीजिए। चलिए इसको समझते हैं। किसी संगठन के लिए प्राथमिक स्तर पर तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए पहले तनाव के कारणों और प्रभाव को समझना आवश्यक है। ओहो, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ इसको। देखिए, किसी संगठन के लिए प्राथमिक स्तर पर तनाव, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए, किसी संगठन के लिए प्राथमिक स्तर पर तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए पहले तनाव के कारणों और प्रभाव को समझना आवश्यक है। फिर एक उपयुक्त प्रबंधन रणनीति तैयार करना चाहिए। ठीक है, तैयार करें। प्राथमिक स्तर पर कुछ आम तकनीकों में नौकरी का डिजाइन और लक्ष्य निर्धारण, भूमिका वार्ता, चयन नियुक्ति, कर्मचारी परामर्श और संगठनात्मक संचार में सुधार शामिल है। किसी संगठन में प्राथमिक स्तर पर तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करने का अर्थ है उन तकनीकों का मूल्यांकन करना जो तनाव के कारणों से निपटने के लिए पहले से ही लागू किए गए हों और संगठन के भीतर तनाव की स्थिति में सुधार के लिए बेहतर हो। यह प्रक्रिया तनाव को कम करने और कर्मचारियों के कल्याण के बेहतर बनाने में मदद करती है। देखो, इसको अच्छा से और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रोक के ऐसे पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ फ्री में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है? कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के कार्य संपादन को कैसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन को भी समझना पड़ता है, बिना क्वेश्चन को समझे आप आंसर नहीं दे सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन है क्या? कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के कार्य संपादन को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए, आंसर है, देखिए समझिए। कार्य अभिविन्यास कर्मचारी के कार्य निष्पादन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। सकारात्मक कार्य अभिविन्यास कर्मचारी को कंपनी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कराता है, जो उनके कार्य निष्पादन में सुधार कर सकता है। साथ ही अच्छी तरह से अभिविन्यास कार्यक्रम कर्मचारी को अपने काम को बेहतर ढंग से समझने और करने में मदद करता है। अभिविन्यास कार्यक्रम में कर्मचारी को कंपनी के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में और उसके कार्य के लिए आवश्यक सभी संसाधनों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के साथ साथ कर्मचारी को कोई भी सवाल पूछने और अपनी प्रतिक्रिया देने का अवसर भी मिलता है, जिससे उसे कंपनी में सुरक्षित और समर्पित महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण का वर्णन कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। आंसर देखो क्या है? समान अनुकूल से सिंड्रोम या संलक्षण। सिंड्रोम को हम लोग क्या करते हैं? संलक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर देखो, समान अनुकूलन सिंड्रोम या संलक्षण एक 3 चरणीय प्रतिक्रिया है जो शरीर तनाव के संपर्क में आने पर प्रदर्शित करता है। इस संलक्षण को 3 चरणों में इसका विकसित होता है। पहला क्या है? अलार्म प्रतिक्रिया में, दूसरा है प्रतिरोध अवस्था में, तीसरा है थकावट में। अगला क्या है? पहला नंबर समझिए। अगला है
जब शरीर किसी भी प्रकार के तनाव का सामना करता है तो अलार्म प्रक्रिया शुरू होती है। जब क्या होता है, शरीर किसी भी प्रकार के तनाव के सामना करता है तो ये कब क्या होने लगता है, ये अलार्म प्रक्रिया ये होने लगता है, अलार्म प्रतिक्रिया होने लगता है, शुरू हो जाता है। सेकेंड आपका ये होता है कि अगर अलार्म प्रक्रिया क्या, अगर अलार्म प्रतिक्रिया काफी देर तक बनी रहती है तो शरीर प्रतिरोध अवस्था में पहुंचने लगता है, ठीक है, प्रवेश करता है। तीसरा क्या है, यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है या बहुत अधिक होता है तो शरीर थकावट की अवस्था में प्रवेश कर लेती है। इस तरह से ये हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए तो इतना देर रुके हैं तो इसको भी समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के अर्थ तथा महत्व की चर्चा कीजिए। तो आंसर है, समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना ताकि बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और सभी कार्य को सही समय पर पूरा किया जा सके, है ना। जब हम समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि समय का प्रबंधन कर पा रहे हैं। और इनका जो महत्व की बात करें तो समय प्रबंधन का महत्व क्या होता है, समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकता है। समय का प्रबंधन करना, सही समय पर काम करना और समय का सदुपयोग करना हमें तनाव कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। तो देखिए आपने अच्छे से समझे होंगे, आप बहुत अच्छा समझे होंगे, बहुत मजा भी आया होगा क्योंकि मैंने इतना अच्छा से समझाया आप लोग को। ओके, अब हम लोग देखिए आप लोगों का बात मानता हूँ ना, आप लोगों को कितना अच्छा समझाया मैंने। देखिए आप लोग को पीडीएफ चाहिए ना, देखिए पीडीएफ का ये प्राइस मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने सोचा, और भी कई बच्चे कमेंट किए थे सर ना कि आप प्राइस क्यों ले रहे हैं, ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो चाह रहा मैं लेता क्योंकि देखो कीमत जिसमें लगता है ना उसका वैल्यू भी होता है। और दूसरी बात ये है क्या ना, क्या कीमत यार, क्या कीमत ही ले रहा था, क्या कीमत, कोई खास कीमत तो लेता नहीं। फिर भी चलो आज का पीडीएफ फ्री है, आप जाइए टेलीग्राम में, वहां से डाउनलोड कीजिए, जाइए जल्दी से अभी टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए। और मैं आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि आपको कैसे मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा कैसे मिलेगा, है ना, कहाँ से मिलेगा। इंस्टा में आपको मैसेज करना टेलीग्राम के लिए, मतलब इस पीडीएफ के लिए, है ना। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसके लिए आपको इसमें एक पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करना होगा, पासवर्ड मांगना होगा, फिर मैं आपको पासवर्ड दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा से दीजिए, अच्छा एग्जाम जाए। और भी कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah!